चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखा था और लास्ट में अपन एक एजियोट्रॉप्स करके मिक्सचर्स पढ़े थे जो कि है तो मिक्सचर्स बट दे बिहेव लाइक प्योर कंपाउंड एट अ पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन, जहां पे उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाएगा। अब वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा भी हो सकता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, या दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम में भी दोनों बॉइल हो सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। देखो मीनिंग समझना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जैसे अपन उसमें से एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ये वाली RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अपन ने यहां पे बात की थी ना कि P0 माइनस PS अपॉन P0 वॉज इक्वल टू X2। तो ये X2 क्या था? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। यानी कि इस पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है कि आपने कितना सॉल्यूट मिक्स किया है। और हमने उस दिन एग्जांपल में देखा भी था कि जो ज्यादा सॉल्यूट डालेगा उसका वेपर प्रेशर और ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीन प्रॉपर्टी भी ऐसी ही हैं जो किस पे डिपेंड कर रही हैं? सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे, क्वांटिटी पे, अमाउंट पे, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। कि सॉल्यूट कैसा है, पोलार है, नॉन पोलार है, उससे फर्क नहीं पड़ता, कितना है इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना क्वांटिटी में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उनका मीनिंग भी लिखा हुआ है, को मीन्स टुगेदर, लिगर मीन्स टू बाइंड। ठीक है, मतलब बेसिकली इस प्रॉपर्टी से अपन ये बात करें कि वो जो सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में कैसे बाइंड हो रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, चार प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जिसमें अपन एक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तीन और पढ़ेंगे इसके अलावा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। इसका क्या मीनिंग हुआ? सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, सॉल्यूट डालने से वो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जैसे कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, बट इफ वी ऐड सम सॉल्यूट, वही वाला कौन सा वाला सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उससे वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना। तो वेपर प्रेशर कम होने के कारण फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा वाटर का। इन द सेम वे एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, आप उसमें सॉल्ट ऐड कर दो, द बॉइलिंग पॉइंट विल राइज। अब 100 डिग्री में वो वाटर बॉयल नहीं होगा, हो सकता है 104 105 डिग्री में बॉयल करे। ठीक है, एंड लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पहले अपन को ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा। जब अपन क्लास 9 में पढ़ते तो ऑस्मोसिस क्या होता था? हाँ, नॉट जस्ट वाटर, सॉल्वेंट बोलो। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का माइग्रेशन होगा फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहां पर वो सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से वो वहां जाएगा जहां पे सॉल्वेंट कम है। हाँ, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे हम सेल में पढ़ते तो सेल में लिक्विड के अंदर बाहर जाने के प्रोसेस को ही अपन ऑस्मोसिस बोल रहे थे। अंदर जा रहा है तो एंडो, बाहर आ रहा है तो एक्सो ऑस्मोसिस। याद आ रहा है ना? तो उसी से रिलेटेड कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, क्या होता है अपन पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, चलो ये हो गया, पूरा लिख लिए, चारों प्रॉपर्टी का नाम लिख लिए ना। पहला लिख लो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये होता है, अपन को पता है कि जब एक सॉल्वेंट में हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को अपन अगर P0 से डिनोट कर रहे हैं, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को PS से डिनोट कर रहे हैं, तो P0 माइनस PS कहलाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसी को अगर अपन डिवाइड करेंगे P0 से तो वो कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो पहली एक तीन लाइन तो लिख लो, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन is less than that of the pure solvent। पहली दो लाइन तो लिखो, the vapor pressure of a solvent in solution is less than that of the pure solvent। ठीक है,
और देखिए इसके बाद का जो ये पूरा डेरिवेशन है, ये वाला पार्ट, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वो नोट में मैंने करवाया है, देखो एक बार पीछे पलट के, आपको मिलेगा नोट्स में। अपन ने ये लिखा था ना कि ऐसा, वो सॉलिड इन लिक्विड वाला, सॉलिड इन लिक्विड वाले के अपन क्या लिखे थे कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। तो अपन ने ऐसा लिखा था पीएस बराबर P1, ऐसा कुछ लिखे थे। फिर P1 की जगह अपन ने P1 नॉट X1 लिख दिया था, याद आ रहा है, वो मिला जहां पे लिखे थे, पूरा डेरिवेशन किए थे, P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू X2 लाए थे अपन। फिर क्या किए थे इसमें, P1 नॉट को नीचे ले आए थे डिवाइड करके, PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X1, ऐसा कुछ किए थे। फिर X1 को रिप्लेस किए थे N1 अपॉन N1 प्लस N2 से। व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप, हाँ दोनों जगह 1 माइनस किए थे ताकि ये रेड्यूस हो जाए N2 अपॉन N1 प्लस N2, जिसको अपन नेक्स्ट स्टेप में X2 लिख देंगे, और ये आपको मिल जाएगा P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट। तो P1 नॉट की जगह P नॉट भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना काम। तो डायरेक्टली आप एक्सप्रेशन लिख लो, ऐसा मत करो, पूरा लिख चुके अपन, लिख लो एक्सप्रेशन फॉर RLVP इज गिवन एज, expression for RLVP is given as, expression for RLVP is given as, wait, P naught minus PS upon P naught is equals to X2, P naught minus PS, ये अलग लिखा हुआ है ना, ये मत नोट करो, अपन जो लिखे हैं पहले उसी से चलो, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा कि यहां 1 वहां पे S था। P naught minus PS upon P naught is equals to X2, where P naught is the vapor pressure of what? Pure solvent. PS is the vapor pressure of solution जो कि कम हो जा रहा है, and X2 is the mole fraction of what? Solute. ठीक है, मतलब देखो क्वेश्चन ऐसा आता है ना, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, प्रूव दैट, सुन रहेगा क्वेश्चन, प्रूव दैट RLVP इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रूव दैट RLVP इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अपन चालू करेंगे राउल्स लॉ से, कि राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन इन सॉलिड इन लिक्विड इज गिवन एज, फिर अपन यहां आ जाएंगे अपने P1 इज PS इज इक्वल्स टू P1, क्योंकि सॉलिड तो नॉन वोलेटाइल है, तो जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो किसके कारण होगा, सॉल्वेंट के कारण, तो ये रहा सॉल्वेंट के कारण, और ये राउल्स लॉ के कारण ही तो लिख पाए ना, ये कैसे लिख पाए हो, यही तो राउल्स लॉ है, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, यही तो राउल्स लॉ है, जिसको अपन ने प्रोपोर्शनलिटी से हटाने के लिए क्या लगवाया, एक कांस्टेंट P1 नॉट, तो राउल्स लॉ से ये लिख पाए ना। बस फिर अपना वही कंटिन्यू करके लास्ट में क्या प्रूफ कर देंगे अपन, कि ये ऐसा आ रहा है, एंड सिंस this property is depending upon the amount of solute, therefore it is a colligative property, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उस X2 को रिप्लेस कर देना N2 अपॉन N1 प्लस N2 से, कंटिन्यू करो नेक्स्ट स्टेप में, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। अब इन सब जगह पे N2 और N1 की जगह क्या रख सकते हैं, देखो N2 को आप W2 बाय M2 बोल सकते हो क्या, जल्दी बताओ, व्हाट इज N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, तो सिमिलरली N1 क्या हो जाएगा, W1 अपॉन M1 लिख सकते हैं, रिप्लेस कर दो तीनों जगह पर, लिख रहे हो, अरे हाँ या ना, X2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2, ठीक है। और ये किसके बराबर चल रहे हैं अपन, RLVP के, V नॉट P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे
फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? वाटर नहीं, सॉल्वेंट ज्यादा, जिसमें वाटर, हर बार वाटर सॉल्वेंट थोड़ा लेंगे अपन, जनरलाइज बात करेंगे ना हर बार हम, जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है। तो फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या बोल सकते हैं अपन? N1 वेरी वेरी ग्रेटर देन N2, करेक्ट? N1 वेरी वेरी ग्रेटर देन N2। तो उस केस में अपन N1 प्लस N2 को अप्रोक्सीमेटली N1 लिख सकते हैं क्या? जैसे अपन वो कई बार पानी के साथ नहीं करते थे डिनोमिनेटर में, तो नीचे वाला भी अपन ये हटा देंगे W2/M2, ठीक है? तो ऐसा करने के बाद P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर भी लेके चले आता हूं, क्या बचेगा? W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। ये आएगा क्या? देखो, क्लियर है ये? तो हमारे पास दो फॉर्मूले रहेंगे, पर वो दूसरा फॉर्मूला भी पहले से तो डिराइव किए ना, पहला फॉर्मूला ये था, दूसरा फॉर्मूला पहले से डिराइव किए हो, और ये फॉर्मूला अपन हर में निकालेंगे, इस टाइप का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला का मतलब क्या है समझना। आप लोगों को हेडिंग याद है क्या लिखा था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कुछ लिखा था, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। किसका मोलर मास डिटरमाइन करने वाले हैं? सॉल्यूट का। मतलब मैं आपको सॉल्यूट का नाम नहीं बताऊंगा, सॉल्यूट का नाम बता दे तो फिर मोलर मास क्यों पूछूंगा? अगर मैं पहले ही बता दिया कि मैं सोडियम क्लोराइड ऐड कर रहा हूं, तो आप मोलर मास ऐसे ही निकाल लोगे, 23 प्लस 35.5 इज 58.5। सर मोलर मास 58.5 है। तो क्वेश्चन में एक्चुअली सॉलिड का नाम नहीं दिया रहता, बोल देता है एक सॉल्वेंट है, उसमें आपने 50 ग्राम सॉल्यूट डाला, वो सॉल्यूट का नाम नहीं पता, एट द एंड आपको निकालने बोलेगा कि उस सॉल्यूट का मोलर मास निकालिए। मतलब W2 दिया है, M2 नहीं दिया है, और नाम तो वैसे ही नहीं देगा, नाम दे देगा तो फिर तो M2 आप ऐसे ही निकालोगे ना ऐड करके, फिर आप थोड़ा ना फॉर्मूला कुछ और यूज करोगे। आपको सारे एटॉमिक नंबर पता होंगे, आप सबके एटॉमिक नंबर ऐड कर दोगे और बोल दोगे सर ये आ रहा है M2, है ना? बट क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन में आपको सॉल्यूट का नाम दिया नहीं रहेगा, तो आपको M2 निकालने बोलेगा। तो अपन इस फॉर्मूले को यूज करके, RLVP का जो हमने फॉर्मूला भी निकाला है, उस फॉर्मूले को यूज करके हम M2 का फॉर्मूला, M2 का वैल्यू निकाल लेंगे। M2 विल बी अननोन, ये गिवन रहेगा, इंडिविजुअल गिवन रहेगा तो अपन पुट करके निकाल लेंगे ना वैल्यू RLVP की, और फिर इक्वेट करेंगे, M2 अननोन रहेगा, निकाल लेंगे। ठीक है, हो गया ना? फॉर्मूला लिख लिए? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ही क्वेश्चन है, करिए करेंगे। ये अपन किए तो नहीं ना क्वेश्चन? नहीं ना, एक क्वेश्चन पर अपन बीच में किए थे ना वो मास निकालने वाला ही, कल कल लास्ट क्लास में नहीं किए थे? 10 ग्राम आया था आंसर जिसका, वो क्वेश्चन तो नहीं है ना ये? एक बार बस वो देख लेना, उसका क्वेश्चन लिखे थे ना आप लोग? क्या था क्वेश्चन? जल्दी एक बार रीड करो तो, पहला लाइन क्या था क्वेश्चन का? ये वो नहीं है ना? हाँ तो चलो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। प्योर बेंजीन बोल रहा है, यानी कि सॉल्वेंट पी नॉट, ये क्या दिया हुआ है? लिखते चलो, जो जो समझ में आ रहा है कि ये गिवन है, पी नॉट इज 0.850 बार। ओके, आगे। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, नाम नहीं दिया, देखो कुछ डाल रहे हैं, ये पता है किसमें डाल रहे हैं, बेंजीन में डाल रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट का नाम दिया है, सॉल्यूट का नाम नहीं दिया है। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग इतना ग्राम, बताओ ये क्या दिया हुआ है? W2, वेरी गुड। ये क्या दिया हुआ है? W2। W2 इज इक्वल्स टू 0.5 ग्राम। ओके, व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये क्या दिया हुआ है? W1। व्हाट इज M1? ऐड करके निकालो ना, C6H6 का मोलर मास। W1 दिया हुआ है 39 ग्राम, और M1 हम निकाल सकते हैं कैसे? C6H6 का मोलर मास निकाल करके 6 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 6, तो 72 प्लस 6 विल बी 78 ग्राम पर मोल। है मैं क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा दिया भी था यार। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज इतना, देखो कम हुआ है ना, भले 0.5 से ही कम आपको दिख रहा होगा, 0.845 है,
और पहले का क्या था, कितना था, 0.850 था, है ना, कम तो हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ है, पीएस, ये क्या दिया हुआ है, पीएस, पीएस इज इक्वल्स टू 0.845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, क्या निकालना है, M2। बस अभी जो पीछे जो फॉर्मूले को डब्बे में डाले ना, उसी फॉर्मूले से बन जाएगा क्वेश्चन। क्या था फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू, नहीं याद आ रहा है तो बेसिक से चलो, x2, और x2 को क्या लिखते हैं अपन, n2 अपॉन n1 प्लस n2, जिसमें अपन ने n2 को नेग्लेक्ट कर दिया था, नीचे वाले n2 को किए थे ना अभी नेग्लेक्ट, देयरफॉर W2 अपॉन M2, और इसका W1 अपॉन M1 है तो M1 ऊपर चला जाएगा और W1 नीचे रहेगा। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला कि रटे पड़े कि W2 M1 ऊपर है नीचे ये है, नहीं जरूरत है, तुरंत तो ला गया ना, देखो एक ही लाइन में आ गया तुरंत, तो नो नीड टू बाय हार्ट द फॉर्मूला। ठीक है, हाँ चलिए पुट करिए वैल्यू, हमारे पास क्या क्या गिवन है, 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाय 0.850 इज इक्वल्स टू W2 इज 0.5 इंटू M1 इज 78 डिवाइडेड बाय M2 हमें निकालना है एंड W1 इज 39। देखा जाए तो ये पूरा कट जाएगा, देखो 38 का आधा, सॉरी 78 का आधा 39 होता है, तो ये 39 ही तो है, अरे 78 इंटू हाफ कर रहे हो ना, तो ये 39 है और नीचे भी 39 है, तो ये और ये सब कैंसिल, है ना, अरे 78 इंटू 0.5 39 ही तो होगा, और नीचे 39 पहले से ही है, कैंसिल हो जाएगा ना, लेकिन नहीं समझ में आया। तो M2 क्या निकलेगा फाइनल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0.850 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, कितना आएगा वो, हाँ ये तो 0.005 आएगा ना, पॉइंट हटा देना, तो 850 अपॉन 5 कितना आ रहा है, 170 ग्राम पर मोल, 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन समझ गए ना, मोलर मास डिटरमाइन करेंगे हम हर प्रॉपर्टी से, अभी अपन आरएलवीपी से मोलर मास डिटरमाइन किए हैं, अब जो अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इससे भी मोलर मास का फॉर्मूला निकालेंगे। तो मैंने आपको समझा तो दिया था प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, किसी भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना, कब, जब उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, राइट, दैट इज द रीजन वाई उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, एक नया डेफिनेशन पढ़ने वाले अपन बॉइलिंग पॉइंट का। आज तक अपन बॉइलिंग पॉइंट का क्या डेफिनेशन पढ़ते थे, सिंपल सा डेफिनेशन पढ़ते थे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द, वो तो अभी पढ़ोगे, आप पढ़ लिए हो, अभी तक अपन ये नहीं पढ़ते थे डेफिनेशन, अभी तक हम पढ़ते थे इट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे, जो आप 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ते थे। अब आप लोग पढ़ने वाले हो नया डेफिनेशन, क्योंकि अब आपने वेपर प्रेशर पढ़ा ना, इसके पहले 9th क्लास में वेपर प्रेशर पढ़ते थे क्या, अब आप पढ़ रहे हो वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर के टर्म्स में हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने वाले हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। आप धीरे धीरे लिक्विड को हीट करोगे, उसके वेपर्स जनरेट होंगे ना, और वो वेपर के कारण वेपर प्रेशर होगा, तो वेपर प्रेशर जब तक 1 atm ना हो जाए तब तक हीट करोगे, और जिस
टेम्परेचर पर वो प्रेशर 1 atm हुआ, वही टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा. So the boiling point of a liquid is the temperature at which vapor pressure of liquid reaches या becomes equal to 1 atmospheric pressure. ये होता है definition of boiling point in terms of vapor pressure. ठीक है, इसको ग्राफिकली समझते हैं. समझना एक बार, यहां पर एक ग्राफ बना करके आपको दिखा रहा हूं. बहुत बढ़िया सा ग्राफ है, इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है. तो यहां हम टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, इन दोनों के बीच का ग्राफ बनाने वाले हैं. ठीक है, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है? इतने देर से रिलेटिव लोवरिंग पढ़ रहे थे, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे ज्यादा हो जाएगा? सॉल्वेंट का ज्यादा होगा ना. सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा, सॉल्यूशन का कम. एग्री? P नॉट इज ग्रेटर देन PS. ठीक है, तो यहां मैं इन दोनों का ही वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाने वाला हूं. ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर. तो एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का. तो इसके ऊपर बनाऊं PS कि इसके नीचे बनाऊं PS? नीचे बनेगा ना, क्योंकि अपन अभी तो लिखे कि P नॉट PS से बड़ा होता है. तो P नॉट को ऊपर बनाऊंगा ना भाई, वाई एक्सिस में ना वेपर प्रेशर. तो P नॉट का वेपर प्रेशर यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये रहा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये रहा. इसी में ना मैं एक 1 atm का भी लाइन ड्रॉ कर देता हूं. समझ लेते ये है 1 atm, ये है 1 atm की लाइन. ठीक है, अब सबसे पहले अपन सॉल्वेंट की बात करते हैं. मैं सॉल्वेंट के लिए मैं एक कंटेनर ले लिया, उसमें प्योर वाटर है, आग लगा दिए बर्नर से. अब उसको हीट करना चालू कर रहे हैं. टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर्स बढ़ेंगे, वेपर्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा. तो धीरे धीरे करके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ना चालू हुआ, चालू हुआ, चालू हुआ, और एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया. यही होगा इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट. यही होगा उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, विच इज डिनोटेड बाय TB नॉट. क्योंकि वो सॉल्वेंट है इसलिए नॉट लगा रहे हैं. TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट, TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट, T मतलब टेम्परेचर है और B मतलब बॉइलिंग है. और नॉट लगाई बिकॉज वो सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, अब सेम काम हम किसके साथ करने वाले हैं? सॉल्यूशन के साथ. अब हटा दो वाला बीकर जिसमें आपने सॉल्वेंट रखा था, अब ले आओ वाला बीकर जिसमें आपका सॉल्यूशन है. अब उसको हीट करना चालू करें तो उसका भी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, 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 बढ़ेगा. एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो भी, उसका भी वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा. और इस टेम्परेचर को हम कहेंगे TB, सिंपली TB. अब बताओ TB बड़ा है कि TB नॉट बड़ा है? TB बड़ा है ना भाई, एक्स एक्सिस में. हो गया ना एलिवेशन. सॉल्यूशन, ये क्या था हमारा? सॉल्यूशन. और ये था हमारा सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट एंड सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB. और ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं अपन डेल TB. और यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ये है प्रॉपर्टी. ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं. जितने से राइज हुआ ना, वो है प्रॉपर्टी. डेल TB इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर है डेफिनेशन? ठीक है, चलो लिखते हैं. डेफिनेशन लिखिए पहले बॉइलिंग पॉइंट का. पहले फर्स्ट पॉइंट लिख लो. पहला एंड क्लियर है कि नहीं? जल्दी देखो. वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. हाँ या ना? आप टेम्परेचर बढ़ाओ, लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि मोर एंड मोर वेपर विल बी फॉर्म्ड. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा तो और वेपर ऊपर आएंगे. जितना ज्यादा वेपर उतना ज्यादा प्रेशर. जल्दी लिखिए पहली दो लाइन. द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्लियर है पहली दो लाइन? अगली लाइन में बॉइलिंग पॉइंट का नया डेफिनेशन लिखा हुआ है. बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और यही डेफिनेशन को फॉलो करके हमने ग्राफ बनाया है. हम वेपर प्रेशर बढ़ाते गए सॉल्वेंट का, टेम्परेचर बढ़ता गया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया. एक टेम्परेचर ऐसा आया जहां पे वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया, और वही टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाया. ठीक है,
तो ये बॉइलिंग पॉइंट का नया डेफिनेशन लिखिए, इट इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू boiling point is the temperature at which its vapor pressure is equal to the atmospheric pressure, जिसको अपन 1 atm बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल भी दिया है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इस टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm होता है। उसको बार में भी लिखा है 1.013 बार या 1 atm बोल लो। ठीक है, और लास्ट की लाइन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। ये तो सही लिखा है ना, अगर आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ना। तभी तो मैंने इस ग्राफ में ये पॉइंट को ऊपर ये पॉइंट को नीचे क्यों बनाया, क्योंकि ये सॉल्वेंट था, फिर सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, इसलिए ये पॉइंट नीचे बना है, ये पॉइंट ऊपर बना है। क्लियर है ये? तो लास्ट लाइन भी क्लियर है ना? ठीक है, लिख भी लो उसको भी, तभी तो अपन ग्राफ बनाएंगे ना। ग्राफ का वो पॉइंट जस्टिफाई करने के लिए लाइन लिख रहे हैं कि क्यों आपने उसको ऊपर से चालू किया, उसको नीचे से चालू किया, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। ऑल्सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ऑल्सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, डन। चलिए ग्राफ बनाएंगे। बन गया ग्राफ? ग्राफ इंपॉर्टेंट है ना, कई बार ग्राफ आया है। बस ये ध्यान रखना कि सॉल्वेंट को हमें हमेशा ऊपर से चालू करना है, सॉल्यूशन नीचे से चालू हो रहा है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, ग्राफ रीड करना आ रहा है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस? डन। सॉल्वेंट की लाइन सॉल्यूशन की लाइन जरूर लिखना, वरना पता नहीं चलेगा कौन सा लाइन सॉल्वेंट का कौन सा लाइन सॉल्यूशन का। स्टार्टिंग ना, हाँ, दोनों को मैंने यही रखा है, दोनों यही रूम टेम्परेचर पे है, इससे तो मैंने शुरुआत यहीं से की थी ना दोनों की। इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि सॉल्यूशन का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा करके लिया है, और आप यहां से भी चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो ऐसे ही चालू किया था ना। आपने दोनों को यहीं रखा, दोनों का टेम्परेचर अभी सेम है, पर वेपर प्रेशर तो अलग अलग है। किसका ज्यादा है? सॉल्वेंट का। किसका कम है? सॉल्यूशन का। अब चालू करो दोनों को एक साथ बॉईल करना, तो इसका वेपर प्रेशर 1 atm पहले पहुंच जाएगा, इसका वेपर प्रेशर बाद में पहुंचेगा। ठीक है, समझ लीजिए आपने और सॉल्यूट डाल दिया तो लोअरिंग और ज्यादा हो जाएगी ना, मतलब और अब एक जो सॉल्यूशन बनाओगे उसको और नीचे बनाओगे वेपर प्रेशर, है ना, क्योंकि उसकी लोअरिंग और ज्यादा हुई है।
तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या बोलते हो? यानी कि ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई ना। आपने 1 चम्मच नमक डाला, आपने 2 चम्मच डाला, और इनके पास प्योर सॉल्वेंट है, तो इनका ग्राफ ये रहा। इनका ग्राफ जो 1 चम्मच डाला उनका ग्राफ ये है, और 2 चम्मच डालोगे तो रिलेटिव लोवरिंग और ज्यादा हो जाएगी, वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, तो ये और नीचे से बनेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो ये भी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी ना, बिकॉज द प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन व्हाट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। एम आई क्लियर? ये तो अपन ने थियोरेटिकली बता दिया कि इट इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्राफ। हाँ, लिख लीजिए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन नीचे। ये हेडिंग मत डालना, ये तो आपने हेडिंग पहले से डाली हुई है ना। दस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, वो ग्राफ के हेल्प से अपन बता पा रहे हैं, टीबी बड़ा है टीबी नॉट से। दस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ब्रैकेट में चाहो तो आप टीबी लिख सकते हो, टीबी इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, दैट इज टीबी नॉट। ये चाहो तो ओमिट कर सकते हो, जरूरी नहीं है लिखना। Thus, the boiling point of a solution TB is always higher than that of the boiling point of the pure solvent TB naught. ये लाइन भी लिख लेना, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो एलिवेशन भी किस पे डिपेंड कर रहा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टीबी डेल टीबी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स रादर देन देयर नेचर। यही तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अभी डेफिनेशन है, इट इज अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नॉट ऑन इट्स नेचर। उसका दिन सबका नेमिंग कर देना। टीबी नॉट क्या है? इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टीबी नॉट हाइफन डाल के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देयरफॉर डेल टीबी क्या हो जाएगा? डेल टीबी इज इक्वल्स टू टीबी नॉट माइनस टीबी, वेयर डेल टीबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम्म। नेचर मतलब अपन उसकी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, पोलर नॉन पोलर वैसा। ठीक है, डेल टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहां तक लिख करके रुकना है ना। अब इसका भी फॉर्मुला डिराइव करना है अपने को, जैसे अपन ने आरएलवीपी का किया है ना। आरएलवीपी वाज इक्वल टू x2 ओनली, सिर्फ x2 था, बट इसका फॉर्मुला में कुछ यहां पे लिखा हुआ है कि डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। दिख रहा है? एम स्मॉल एम क्या होता था, और कैपिटल एम मोलारिटी होता था। तो डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी लिखा हुआ है। ऐसा क्यों आया देखो, हालांकि इसका प्रूफ आता नहीं है, बट समझना कि ये आया कहां से ना। वी हैव रिटन डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं समझना यहाँ पे। देखो, डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएलवीपी लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ या ना? क्योंकि अभी अपन ने बात करी ना कि अगर आप और ज्यादा सॉल्यूट बढ़ाओगे तो रिलेटिव लोवरिंग बढ़ जाएगी, और रिलेटिव लोवरिंग बढ़ेगी तो डेल टी भी बढ़ जाएगा ना। अभी जो मैंने ग्राफ में आपको एक और लाइन बना करके दिखाई थी, उसमें आप देखिए ना, अगर एक और लाइन बना दूंगा तो अब नया वाला टीबी ये होगा। तो देखो ना, अब ये बड़ा नहीं हो गया, पहले डेल टीबी इतना था, अब डेल टीबी इतना हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने और सॉल्यूट डाला, उससे रिलेटिव लोवरिंग और बढ़ गया। अब वेपर प्रेशर कम हो रहा है पर रिलेटिव लोवरिंग तो बढ़ रहा है ना, रिलेटिव लोवरिंग अपने आप में ही कम हो रहा है ना, मतलब तो रिलेटिव लोवरिंग बढ़ गई है ना। तो डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएलवीपी लिख सकते हैं कि नहीं? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये लाइन क्लियर है? क्योंकि हमने सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर और कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हुआ तो अपन ने देखा कि 1 एटीएम तो छू रहा है, बहुत लेट छू रहा है, डेल टीबी की वैल्यू बढ़ गई, राइट? तो
डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएलवीपी लिख सकते हैं. व्हाट वाज आरएलवीपी? x2. डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, ये भी चलेगा, है ना. प्रोपोर्शनलिटी साइन एक कांस्टेंट लगा देता हूं, चलो ना, अभी फॉर टाइमिंग k ले लेते हैं उसको, और x2 को n2 बाय n1 लिख दूं, वही डायल्यूट मान लेते हैं, नीचे वाला n2 हटा देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है. और n2 को n2 रहने देना, मैं w ये n1 को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, वही फॉर्मूले में. क्या होता है n1 का फॉर्मूला? w1 अपॉन m1, ऐसा होता है. इसको ऊपर लेके जाऊं, k m1 n2 अपॉन w1. व्हाट इज n2 अपॉन w1? मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. केजी में कन्वर्ट कर लेंगे ना बाद में, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पर दोनों आ गए ना, तो यही तो है मोलालिटी. व्हाट इज के? कांस्टेंट. व्हाट इज m1? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, पर वो भी तो कांस्टेंट होता है. किसी का मोलर मास चेंज होता है क्या? मोलर मास तो कांस्टेंट होता है. हाँ, मास इन ग्राम आपके ऊपर है. इसने उस सॉल्ट का 10 ग्राम ले लिया, इसने उस सॉल्ट का 50 ग्राम ले लिया, पर सॉल्ट अगर दोनों का सेम है तो मोलर मास तो सेम होगा ना. मोलर मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, मतलब एक नया कांस्टेंट अपन दे सकते हैं. और अगर देखो आप उल्टा करते हो ना, जैसे आप अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो, तो कांस्टेंट हटा करके प्रोपोर्शनलिटी साइन तो लगा सकते हो ना. एक ही चीज तो है, वाइस वर्सा. आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हो कि नहीं? अभी लगाया था ना हमने यहाँ पे. तो कांस्टेंट के जगह प्रोपोर्शनलिटी साइन भी आ सकती है. तो आ गया डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. समझे क्या ये कैसे आया मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ये आता नहीं है एग्जाम में, अगर आप चाहो तो राइट साइड में ऐसे रफ में लिख सकते हो कि कहां से आई ये चीज. ठीक है, तो अच्छा यहां तक हो गया ना आप लोग का, है ना. तो नीचे लिखना, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. इतना पूरा मोलाल कंसंट्रेशन अगर ये सब लिखोगे, उससे ज्यादा जगह क्या लिख सकते हो डायरेक्टली? मोलालिटी. पूरा भी लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका रिप्लेसमेंट मोलालिटी कर सकते हो, है ना. फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. फिर नीचे लाइन में दैट इज डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, और इक्वल टू करके के बी इंटू एम लिख लेना. के बी एक कांस्टेंट लगा रहे हैं अपन, के बी इंटू एम. के बी इंटू एम, where kb is a constant, where kb is a constant known as लास्ट लाइन में उसका नाम लिखा हुआ है देखो, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, और एक और उसका नाम है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट where kb is a constant known as मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. और इस चीज को भी ना ब्रैकेट में कहीं लिख लेना. कितना लिखोगे देखो, यहीं से चालू कर रहे ना आप. ऐसा ब्रैकेट बना लो अपनी कॉपी में, जहां भी आपने ये सब लिखा ना डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, वो सब यहां से लिखना चालू करना कि डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएलवीपी. आरएलवीपी समझ जाओगे ना आप लोग क्या होता है ना. फिर आरएलवीपी इज इक्वल्स टू x2 होता है, तो अब आप ऊपर डाल देंगे वैल्यू को, तो डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, या फिर डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके k, और सीधा इसी में ही n2 बाय n1 कर देना. n2 बाय n1, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन तो लिखे ही हो. फिर यहीं पर ही k n2 को n2 ही रहने देना, n1 को चेंज कर देंगे अपन w1 बाय m1, और उसमें भी उसको सीधा ऊपर ले आओ, m1 अपॉन m1 इंटू n2 अपॉन w1, और फिर सीधा यहीं पर ही डेल टीबी इज इक्वल्स टू के m1 इंटू स्मॉल m से रिप्लेस कर देंगे मोलालिटी, और फिर लास्ट लाइन डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मोलालिटी, बिकॉज के कांस्टेंट है, m1 भी कांस्टेंट है। तो इतना लिख लो ताकि आपको पता रहे कि वो आया कहां से है। ये भी कब यूज करेंगे, ये कब काम आएगा, जब प्रूफ करने बोल देगा कि प्रूव दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डन। चलो ये हो गया। तो मुझे ना बताइएगा कि जो आपने अभी इक्वेशन लिखा है, डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, ये लिखो ना इक्वेशन। ये हमारा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला डिराइव हुआ, अभी एक फॉर्मूला और डिराइव करना है मोलर मास वाला। जैसे अपन ने आरएलवीपी में एक फॉर्मूला डिराइव किया था x2 वाला, वैसे यहाँ पे आ गया है। अब वहां पे फिर एक और फॉर्मूला डिराइव किए थे ना, x2 को चेंज किए थे n2 अपॉन n1, फिर m1 m2 w1 w2 के फॉर्म में m2 का एक इक्वेशन निकाले थे, वैसे यहाँ भी एक m2 का इक्वेशन निकालेंगे। पर उसके पहले मुझे ये बताओ kb का यूनिट क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ kb? kb का यूनिट क्या होगा? हाँ करके बताओ ना भाई, यूनिट बताओ मुझे। फिजिक्स में पढ़े हो ना आप, डायमेंशन एनालिसिस, किसी का भी यूनिट निकाल सकते हो। हाँ बोल दे, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। कैसे होगा देखो, केबी इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे, डेल टीबी अपॉन एम, हाँ या ना? व्हाट इज डेल टीबी? एक टेम्परेचर ही है ना, भले चेंजिंग टेम्परेचर है पर उसका यूनिट तो केल्विन ही होगा। तो ऊपर आ गया केल्विन, और नीचे क्या होता है, मोलारिटी का यूनिट मोल पर केजी। तो मोल पर केजी ऊपर आएगा तो केल्विन केजी ऊपर आ जाएगा और मोल नीचे रह जाएगा, तो केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, चलो लिखते हैं इसका यूनिट, लिखना नीचे, द यूनिट ऑफ केबी इज केल्विन केजी पर मोल। यूनिट ऑफ केबी इज केल्विन केजी पर मोल। डिफाइन भी करते हैं ना, यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है, डिफाइन भी करते हैं डेल ये केबी को, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन भी लिखते हैं। यूनिट लिख लिए केल्विन केजी पर मोल। डेफिनेशन कैसे लिखोगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल टीबी बराबर केबी इंटू एम, यही फॉर्मूला है ना। लेट अस पुट m इज इक्वल्स टू 1, इफ m इज इक्वल्स टू 1 तो क्या आएगा, केबी बराबर डेल टीबी आ रहा है, बस यही उसका डेफिनेशन है, बस इसको भी इंग्लिश में लिखना है। क्या लिखेंगे, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, रुक जाओ पहले सुन लो, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, इक्वल टू को बोल रहा हूं मैं, इज डिफाइंड एज elevation in boiling point when the molality of the solution is unity 1, बस। ठीक है, चलो लिखते हैं। आप इस टाइप का डेफिनेशन फिजिक्स में बहुत बनाते होगे ना, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 एम्पियर, सब जगह 1 रख दिया और उसको इक्वल टू कर देते थे। ऐसा आपने वहां पे रेजिस्टिविटी का भी यूनिट वो पढ़ा होगा, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A करते हैं, और L की जगह 1 मीटर रख देते हो, A की जगह 1 मीटर स्क्वायर रख देते हो, तो रो बराबर R आ गया। अब बस जितना लिखे उसको इंग्लिश में बोलना है। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, खत्म। तो बस वैसे ही इसको भी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, लिखिए डेफिनेशन नीचे, मोलाल एलिवेशन, सॉरी हाँ, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज, ये लिखियो ना पहले, इतना लिखने के बाद डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि इसी को इंग्लिश में लिख रहे हैं जो आपने किया है अभी। तो पहले ये लिखो, फिर ये होगा इफ m इज इक्वल्स टू 1, केबी बराबर डेल टीबी, यहां तक हो गया। अब लाइन लिखना है, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज elevation in boiling point, may be defined as elevation in boiling point, may be defined as elevation in boiling point when the molality of the solution is unity, unity matlab 1, when the molality of the solution is unity. Molal elevation constant is defined as the elevation in boiling point when the molality of the solution is unity. सिंपल है डेफिनेशन। ठीक है, चलो अब एक और फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, मोलर मास वाला। क्या करेंगे, बस इसी को एक्सपैंड करना है। आपका जो फॉर्मूला है ना, इसमें मोलारिटी का वैल्यू रख दिया अपन ने। मोलारिटी क्या होता है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट इन केजी। ये W2/M2 कहां से आया? N2 का वैल्यू है ये। M क्या होता है? मोलालिटी इज N2 अपॉन W1। ये ग्राम में दिया रहता है जनरली। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं सब में सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट का मास ग्राम में दिया रहता है। तो आप इसको यहीं पे क्या कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो तो वो केजी में हो जाएगा। ठीक है, और N2 को अपन चेंज कर देंगे W2 अपॉन M2 में, और नीचे है आपका W1 अपॉन 1000। ये आपका मोलालिटी हो गया। बस इसको पुट कर दीजिए यहां पे, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। लिख लो ये तीनों लाइन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके बना रहे हैं अपन? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए क्या? ये पहले पूरा मोलालिटी निकला है और उस मोलालिटी को यहां पे पुट कर दिए केबी इंटू एम, है ना। फिर तो बस इंटरचेंज किए, M2 को इधर लेके गए हैं और डेल टीबी को नीचे ले आए हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो M2 का ही निकाल रहे हैं ना। अरे समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा था ना कि अपन M2 का फॉर्मूला हर प्रॉपर्टी से निकालेंगे। अभी अपन ने M2 का फॉर्मूला RLVP से निकाला था, अभी क्वेश्चन भी तो किए थे, 170 ग्राम आंसर आ रहा था M2 का। अभी सेम काम हमने डेल टीबी के साथ किया है। जो काम हमने RLVP के साथ किया था वही काम अभी अपन ने डेल टीबी के साथ किया है। अब इसका जो फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूला के बेसिस में एक क्वेश्चन करेंगे अपन, डेल टीबी वाला। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन देखिए। लिख लो क्वेश्चन, 2 लाइन का ही है, जल्दी से। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला भी दे दिया अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं पता है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। देखो अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे आपको सॉल्यूट का नाम बोल दिया है तो सॉल्यूट का मास तो नहीं पूछने वाला, मोलर मास। वो तो आप ऐसे ही जानते हो ना, 180 होता है ग्लूकोज का मोलर मास। कितना होता है? 180। तो वो निकालने नहीं बोलेगा। तो क्या निकालने बोल रहा है वो? एट वॉट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल एट इतना बार, केबी फॉर वाटर इज दिस मच। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? 180। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछा मैंने, 373 केल्विन। तो वहां से शुरुआत की, मतलब वो क्या है आपका? टीबी नॉट। वो क्या है? टीबी नॉट। ठीक है, डेल टीबी निकाल लो। डेल टीबी के लिए इनफ डेटा है आपके पास, डेल टीबी निकल जाएगा। व्हाट इज डेल टीबी? फॉर्मूला क्या है डेल टीबी का? केबी इंटू एम। केबी इंटू एम, हाँ रखेंगे ना, वैल्यू रखेंगे। और केबी का वैल्यू आपको दिया है कितना? 0.52 केल्विन केजी पर मोल यूनिट। सही है, केल्विन केजी पर मोल इनटू व्हाट इज मोलालिटी। मोलालिटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए? हमारे पास गिवन क्या क्या है? 18 ग्राम, यानी कि W2 दिया हुआ है। M2 हमें पता है 180 होता है, ये दिया नहीं है पर हमें पता है ना। C6H12O6 सबको ऐड करोगे यू विल गेट 180। देखो जान करके क्वेश्चन में दिया भी वैसे ही नंबर रहता था कि आपका नंबर ऑफ मोल आसानी से निकल जाए। 18/180 क्या आएगा? 1/10 0.1। वरना 18 ग्राम ग्लूकोज कौन लेता है? या तो 20 लेते राउंड फिगर, या तो 10 लेते। 18 ग्राम कौन लेता है? 18 ग्राम इसलिए लिए ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, ताकि आप N2 निकाल लो 18/180, 1/10। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। तो ये आपका W1 दिया हुआ है 1000 ग्राम, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। और M1 आपको पता है 18 ग्राम होता है। M1 18 ग्राम होता है ना। हालांकि M1 का काम नहीं है हमको अभी क्वेश्चन में, नहीं है ना काम। हमें सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल थोड़ी ना निकालना है, हमें सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकालना है। और नीचे तो हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, वो तो दिया हुआ ही है। इसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में अभी। ठीक है, चलो पुट कर देते हैं मोलालिटी के लिए। तो M हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इन केजी। तो पुट कर देते वैल्यू 0.52 इंटू
N2 निकालने के लिए W2/M2 विच इज 18/180, और मास तो आपको 1 kg ही दिया है ना, तो 1 ही है वो, चलेगा, हो गया, यही करना है बस, ठीक है। ये हो गया आपका 1/10, और कितना हो जाएगा ये 0.052। इतने से आपका टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है, इतने केल्विन से बड़ा है। पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है ना कि कितने से बड़ा है, वो पूछ रहा है किस टेम्परेचर पे अब वाटर बॉईल होगा। तो आप इसको ऐड कर दो 373 में। पहले तो 373 में बॉईल हो रहा था ना वाटर, आपके 18 ग्राम ग्लूकोज डालने से इतना इंक्रीमेंट हुआ है, तो नया बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, पुराना बॉइलिंग पॉइंट प्लस दिस, आया ना। अरे जो आपने अभी निकाला ना वो डेल टीबी है, और डेल टीबी क्या होता है, टीबी नॉट माइनस टीबी। आपको निकालने बोला है टीबी, एक्चुअली क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है, टीबी। ये आपको पता होना चाहिए कि निकालने क्या बोला है, टीबी वॉज टू फाइंड आउट, ठीक है। हाँ बस उसको ऐड कर दो 373.052 केल्विन, यही हमारा आंसर है। हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ा, 0.052 केल्विन तो हम नोटिस भी नहीं करेंगे, पर बड़ा तो है, ठीक है। वो और बढ़ जाता अगर आप 18 ग्राम की जगह और ज्यादा ग्लूकोज डालते, तब ये वैल्यू और बढ़ती, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डेल टीबी, टीबी कितना हो जाएगा, टीबी इज इक्वल्स टू टीबी नॉट प्लस डेल टीबी। ठीक है, 373.052 केल्विन, 373.052 केल्विन। पर क्वेश्चन में कुछ और टेम्परेचर तो नहीं दिया है ना, हाँ नहीं दिया। हालांकि देखो कुछ जगह पे बुक में ना हम अभी तो अपने कैलकुलेशन के लिए 273 ऐड करते हैं बस, पर एक्चुअली वो 273.15 होता है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड करते हो। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं तो अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए 273 ही ऐड कर देते हैं, 0.15 नहीं करते। तो अगर आप इसको लेकर के चलोगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 373.15 केल्विन। ये प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो आपको इस पे 0.052 ऐड करना रहता, ठीक है, चलेगा। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं, हम 273 ऐड करके 373 केल्विन बोले ना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, पर एक्चुअली में 273.15 भी हम ऐड कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो वही होती है, ठीक है। चलिए इसको भी करो, तो ये मोलर मास निकालने वाला क्वेश्चन है, M2 निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। लिखते जाइए क्या क्या गिवन है आपको। When 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point is raised to 354.11. Calculate the molar mass of the solute and Kb is given. क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है, पहले तो ये लिखो। ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं ये क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहला बॉक्स क्या दिया हुआ है, व्हाट इज दिस, हाँ टीबी नॉट, क्या है ये, टीबी नॉट कितना है 353.23 केल्विन। ओके, अगला बॉक्स क्या है, 1.80 क्या दिया हुआ है, W2 1.80 ग्राम, ओके। और अगला W1 90 ग्राम, फिर ये क्या दिया हुआ है, टीबी ना, डेल टीबी तो नहीं सोच रहे ना उसको, है ना। नया नया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना, देखो कितने से बढ़ा है, 354.23 था, 354.11 हो गया है। इन दोनों का डिफरेंस डेल टीबी होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा डेल टीबी। तो ये हो जाएगा आपका टीबी इज इक्वल्स टू 353.23, सॉरी 354.11 केल्विन, ठीक है। और निकालना क्या है आपको, केबी भी दिया हुआ है 2.53 केल्विन केजी पर मोल, निकालना है आपको M2। फॉर्मूला इज
del TB is equals to KB into M. M is N2 upon W1 into 1000 ग्राम में, क्योंकि अपने हमारे सारे मासेस ग्राम में दिए हुए हैं। और N2 को ही मैं ब्रेक कर रहा हूं, N2 होता है W2 अपॉन M2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करना ही नहीं है, ठीक है। M2 निकाला, M2 को लेके जाओ। M2 इज इक्वल्स टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल TB इंटू W1। डेल TB आप यहां से निकाल लो, इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा? 1.2 आ रहा है। बस अब पुट कर दो ना वैल्यूज, सब तो है आपके पास। ये भी है 2.53, W2 is given as 1.80, 1000 है, ये आप बोल रहे हो 1.2 आ रहा है, और W1 गिवन है 90। बस इसको सॉल्व करो, M2 आ जाएगा। पॉइंट सारे हट ही जाएंगे, देखो ना, ये 1000 है ना, इसमें से 100 इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 180 हो जाएगा। बचा एक 10, उसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 25.3 हो जाएगा। 25.3 और नीचे 1.2 का पॉइंट हटा सकते हो, तो ये हटा दो और सारे पॉइंट हटा दो, तो कितना बचेगा? 253 इंटू, हाँ, 180 अपॉन 12 इंटू 90। डेल 1.2 गलत है क्या? पक्का? पॉइंट डेटेड आएगा, हाँ, माइनस गलत किया श्री में। ये आएगा 0.8। तभी सब करके देखा करो, एक बोल देता है सब उसी को फॉलो कर लेते हैं। हाँ, तभी भी हो जाएगा, पर ये 90 का 9 बस बचेगा बस। 253 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 88 इंटू 9, सारे पॉइंट हट गए। ये कैंसल होकर के 20 टाइम्स, ये आपका हो जाएगा 10 टाइम्स, ये हो जाएगा 44, 5, और ये 22। तो फाइनली 253 इंटू 5 अपॉन 22, 5 से 15 का 5 कैरी 1, 26 का 6 कैरी 2, 10 और 2 12, 1265 डिवाइड बाय 22, 126। 50 कुछ आ रहा है क्या? देखो, पहला डिजिट तो 5 आएगा। 1265 डिवाइडेड बाय 22, 5 टाइम्स में 5 टू 10 का 0 कैरी 1, ये बचेगा आपका 16, 165। 8 टाइम्स में तो पार हो जाएगा ना। 7 टाइम्स में 7 टू 14 का 4 कैरी 1, 15, 11, 57.5 है ना, 57.5 आएगा आंसर, 57.5 ग्राम
चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, उसका आंसर आ गया 57.5 ग्राम पर मोल, मोलर मास। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट एक ही मतलब है।